जो योगी सरकार कर रही है अपराधियों के खिलाफ, उस तर्ज पर, उस सोच पर तोड़ा गया। लेकिन क्या उस कानून का भी पालन किया गया? जिस पालन को योगी कर रहे हैं, उस कानून के आधार पर जो तोड़ रहे हैं अवैध अतिक्रमण को, क्या ये भी उसी तर्ज पर तोड़ा गया है? कानून के आधार पर ही तोड़ा गया है? अच्छा, एकदम आपने सटीक प्रश्न उठाया है, क्योंकि जहां तक हम उत्तर प्रदेश में जो योगी और एक बुलडोजर का जो कॉम्बिनेशन है, जब हम उस पर नजर डालते हैं तो हमें ये दिखता है कि योगी जी संवैधानिक तरीके से पूरे पालन करते हुए उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक नियमतः वो घटनाओं को अंजाम दे रहा है कि हमें ये चीज़ गलत है, एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, बाकायदा उसके कागज और जो भी चीज़ें होती है डॉक्यूमेंटेशन के बाद उस चीज़ को तोड़ा जा रहा है। और उस चीज़ को ऐसा क्रेडिट लेने के लिए योगी जी या उनका विधायक कोई उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन था और रात को तोड़ा गया। मतलब जो अतिक्रमण को तोड़ना, ध्वस्त करने की प्रक्रिया है, आप सूरज ढलने से पहले तोड़ते हैं, लेकिन वो सूरज ढलने के बाद आप रात के अंधेरे में बुलडोजर लाके तोड़ते हैं। आपके पास कोई पत्र नहीं है, आप मुख्यमंत्री का हवाला देते हैं और बाद में आप डीएम के लिए बोलते हैं। मतलब यहां पर साफ स्पष्ट समझ में आता है कि ये पूरी व्यवस्था ऐसा लग रहा है कि कुछ अपराधियों के चंगुल में है। ऐसा लग रहा है कि वो जो तोता है, मतलब हमारा जो व्यवस्था एक तोता अगर माने तो वो किसी शिकारी ने, मतलब अपराधियों ने उसको तोते को पिंजरे में डाल के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है जो व्यवस्था हमारी सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, अगर वो अपराधियों की सुरक्षा करेगी तो मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सुरक्षित कैसे हो पाऊंगा। भूषण भाई, एक और बात बताइए आप कि जब कोई अपराधी का जो टूटा हुआ व्यवस्था है अगर उसे तोड़ देता है, जहाँ पे जांच है, जहाँ पे साक्ष्य हैं, तो ऐसे आरोपियों पर कोई ना कोई कार्रवाई कानूनी तो बनती ही है, कुछ ना कुछ कार्रवाई। आपको क्या लगता है, क्या संवैधानिक कानूनी कार्रवाई बनती है? मुझे ऐसा लगता है कि सबूतों को अगर नष्ट कर दिया गया तो कहीं ना कहीं जो एक एक्यूज्ड की धारा में कहीं ना कहीं उस तोड़ने वालों को जो मौके पे उपलब्ध हैं और जिन्होंने ऑन कैमरा ये जिम्मेदारी ली कि हम तोड़ रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी उनको, पुष्कर सिंह धामी जी ने भी अगर रेणु बिष्ट जी को अगर ये ऑर्डर दिए जैसा कि वो वीडियो में कह रही हैं, तो अगर उनको ऑर्डर मिले हैं तो या तो ये रेणु बिष्ट जी प्रूफ करें। अगर रेणु बिष्ट जी क्या फोन पे काम करती हैं सिर्फ, क्या उनको पेपर्स नहीं मांगती? वो एक इतना बड़ा, एक ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले क्या उन्होंने कोई पत्र नहीं मांगा होगा कि हमें एक और मुख्यमंत्री जी, एक बात बताइए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि मुख्यमंत्री जी को ऑर्डर देने को तो डीएम को देंगे, उसके पत्राचार करेंगे उसके लिए। मुख्यमंत्री जी एक विधायक को क्यों ऑर्डर देंगे? विधायक का तो काम तोड़ना है ही नहीं, विधायक किसी भी कैटेगरी में नहीं आता तोड़ने के। अगर ऑर्डर जाएंगे तो डीएम को जाएंगे, डीएम अपनी पत्राचार करेगा और उसके बाद जो भी यहां पर एक एनक्रोचमेंट को ध्वस्त करने की बात है, यहां पर एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जो तोड़ने वाले हैं कहीं ना कहीं सबूतों के साथ तो छेड़छाड़ हो चुकी है, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वाले के ऊपर भी एक पूरी एक धारा बनती है कि जैसे पुलकित आर्या ने, या एक अपराधी को बचाया जा रहा है तो अपराधी को बचाने वाला भी अपराधी है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना एक बहुत बड़ा अपराध है हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि संविधान को कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है, कानून को कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है, क्योंकि जिस प्रकार विधायक का काम जो है तोड़ना नहीं है, कानून बनाना है, तोड़ने का काम प्रशासन का है। प्रशासन आए वो तोड़े, मुख्यमंत्री को भी जो आदेश देने, प्रशासन को देने, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी कर रहे हैं, जो एक लीगल एक्टिविटी है उसके तहत काम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो साफ साफ स्पष्ट होता हुआ आ रहा है कि अपराधियों को बचाने के लिए अपराध किया गया है और उस अपराध के लिए कोई सजा मुकर्रर नहीं की गई है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बस वो कमी एक बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। इसलिए हमारा जो हाई कोर्ट में याचिका चल रही है, जो एसआईटी जांच के खिलाफ चल रही है याचिका, उसमें ही हमारे माननीय जो न्यायाधीश महोदय उनसे निवेदन भी होगा कि आप कम से कम इस चीज को भी बारीकी से देखना कि जिस विधायिका ने अपराधियों को बचाने के लिए अपराध किया है उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तब जाके अपराधों पर नियंत्रण रखेगा। क्योंकि ये संविधान को सीधे सीधे रात को आकर ध्वस्त कर दे रहे हैं, कानून को ध्वस्त कर दे रहे हैं, तो ऐसे में कैसे कानून संरक्षित रहेगा? इसके अलावा एक गंभीर बात और देखने को मिली है, जो आपने हमारी पहली वाली खबर में देखने को मिली होगी, कि जो इस खेत के मालिक थे, जो वनंतरा के मालिक थे पहले, उनके जो बड़े भाई जगदीश प्रसाद रणकोटी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो खेत की मेड़ है, बगल वाली खेत की मेड़ है, उस तक ही जो है हमारी प्रॉपर्टी है, उसका बाकी हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय पार्क का है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क पर वनंतरा के मालिक ने पार्किंग बना रखी है और उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है कब्जा भी कर रखा है। आप देख रहे होंगे हमारे विजुअल में, ये कब्जा भी कर रखा है। बावजूद इसके जो है
उन पर कोई कार्रवाई वन विभाग से नहीं होती तो आज भी उनका प्रभाव बरकरार है। भले ही वो पद से हट गए हैं लेकिन कब्जा जो है बरकरार है। राजाजी पार्क पर जो है अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं पर वन विभाग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। चंद्रभूषण भाई क्या कहेंगे आप? अब मैं इसमें तो एकदम हम हतप्रभ हैं कि क्या कहें, क्योंकि जब हम देखते हैं कि वन विभाग एक कोई लकड़ी लेकर के, जो चूल्हे के लिए अगर वो दो रातों के लिए लकड़ी भी अगर लेकर के आता है तो वहाँ पर उन्हें जो जंगलात के जो कर्मचारी हैं वो उन्हें पकड़ करके अधिनियम के धारा और वो सब उनके ऊपर उनको धमकाते हैं, डराते हैं, केवल कुछ सूखी हुई गिरी हुई लकड़ियों को लेकर के भी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी एक लैंड, पूरा रैंप बनाया है इन्होंने और रैंप बना करके ये अतिक्रमण किया है भूमि का। तो क्या, और ये ऐसा तो नहीं है कि नया बना है। फॉरेस्ट के अधिकारी, मैं डीएफओ पौड़ी के बारे में भी ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि क्या डीएफओ पौड़ी और उनके नीचे अधिकारी जो बीट ऑफिसर्स हैं और जितने भी हैं, क्या उन्हें ये नज़र नहीं आया कि ये अतिक्रमण हुआ है? ये बिल्कुल अतिक्रमण है। और दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, चंद्रभूषण भाई आपके संज्ञान में डालूं, ये वन विभाग भी नहीं है, ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क है जो सीधे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की संपत्ति कही जाती है और कहीं ना कहीं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राजाजी पार्क बना हुआ है। वहां तक ऐसा अतिक्रमण हो रहा है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जी, तो जैसा कि अभी आपने राजाजी नेशनल पार्क की बात करी है, बिल्कुल। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक जो राजाजी नेशनल पार्क, एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत सेंसिटिव जोन है और वन्य प्राणियों के लिए, आपको अगर मैं देखूं कि एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देखिए हमारे विजुअल में देख रहे होंगे, साफ हम आपको दिखा रहे हैं कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क में सिर्फ कब्जा ही नहीं हो रहा है, बिजली विभाग तक जो है अपना ट्रांसफार्मर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य मंत्री साहब को जो है पूरी सुविधा दे रहा है, पूरा बिजली का लाइन दे रहा है, कनेक्शन दे रहा है। इतनी पहुंच पकड़ है इनकी सत्ता पर। अगर हम बिजली विभाग की बात करते हैं तो यूपीसीएल से आप एक कनेक्शन लेने जाइए तो वो एक कनेक्शन लेने के लिए आपसे बहुत 36 कागज मांगते, कनेक्शन नहीं देते। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि राजाजी नेशनल पार्क की लैंड के ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा है, वहाँ पर कुछ गार्डन भी बनाया हुआ है और उसके बस केवल मुझे लगता है कि 15 फीट आगे वनांतरा का के लिए कंट्रोल पैनल बनाया गया है। ये जो पूरी बाउंड्री है, फाउंडेशन है कंट्रोल पैनल के लिए, आप इसे देख सकते हैं कि क्या इसकी एनओसी ली गई? नहीं ली गई। उसके बावजूद भी क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या राजाजी नेशनल पार्क के जितने भी अधिकारी थे उनको ये नजर नहीं आया इतना बड़ा कि कंट्रोल, जब मुझे नजर आ रहा था उन्हें भी नजर आना चाहिए, उनकी ड्यूटी बनती थी। तो ये कहीं ना कहीं इसमें डीएफओ जो पौड़ी हैं, जो बिल्कुल राजाजी नेशनल पार्क, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जिम्मेदारी के कटघरे में आते हैं इसमें। और जो ये यूपीसीएल है, अगर यूपीसीएल ने बिना एनओसी के इस ट्रांसफार्मर को यहाँ इंस्टॉल किया है तो कहीं ना कहीं यूपीसीएल के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कहीं ना कहीं वो भी इसके दायरे, जांच के दायरे में आते हैं कि आपने कैसे लगाया। और एक चीज मैं और देख रहा हूं यहाँ पे कि ये एक झूला बनाया हुआ है यहाँ पे, और जंगल के अंदर झूला, और एक ये छतरी सी यहाँ पर बनाई हुई है कि ये सारी चीजें क्या किसी को नजर नहीं आई? और ये यहाँ पर ये चल क्या रहा है? ये एक सड़क भी हम देख रहे हैं कि स्पेशल एक रोड बनाई गई है क्या, और इस रोड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो किसके पैसे से कंस्ट्रक्शन हुआ? क्या राजाजी नेशनल पार्क के पैसे से, जो उनका डिपार्टमेंट है, क्या उस विभाग ने यहाँ पैसे लगाए? क्या अगर किसी क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क में जहां तक हम जानते हैं कि वो रोड बनाने का काम नहीं करते हैं। अगर किसी ने पैसे लगाए हैं तो अगर विधायक निधि लगी है या ग्राम पंचायत की निधि लगी है तो क्या उन्होंने इस रोड को बनाने के लिए एनओसी ली है? टोटल ब्लंडर जिसको बोला जाता है, टोटल ब्लंडर। मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में जो जनता के पैसे से, टैक्स के खून पसीने की कमाई से तैयार की जाती है, उस व्यवस्था का इतना दोहन और इतना जनता का उत्पीड़न, लगता है कि ऐसा कि कहीं ना कहीं अब जनता जो है उसको जागना चाहिए और घर में बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठता है वन विभाग राजाजी राष्ट्रीय पार्क पर कि अगर आपने कई रोड दी है, किसी पट्टे की जमीन को रोड दी भी है अगर सरकार की तरफ से, तो एक रोड मिलेगी।
दो दो तीन तीन रोडें नहीं मिलेगी। यहाँ बकायदा जो है पीछे वाली रोड भी है जो राजस्व गांव को जाती है, जो भोगपुर मल्ला को जाती है, तल्ला को जाती है। और दूसरी रोड ये है जो स्पेशली जो है वनांतरा के लिए बनाई गई है, राज्य मंत्री के लिए खुश करने के लिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क की जमीन कहीं ना कहीं नीलाम हो गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे सर, अगर वन विभाग के बीचों बीच कोई अगर पट्टे की जमीन भी है, कोई अपनी जमीन भी है, कितनी जमीनें देगा वन विभाग? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो हमें ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि एक फैक्ट्री खोलने के लिए इस जंगल में राजाजी नेशनल पार्क के पास वन विभाग के लैंड को देना। आप देखिए, हमारे पास सिडकुल था, हमारे पास सेलाकुई था। अगर इन्हें आंवला कैंडी की कोई फैक्ट्री लगानी थी, ये वहां भी लगा सकते थे। ये यहाँ पर फैक्ट्री के लिए लैंड लेना क्या है, नोटिफाइड एरिया है? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, एक जगह पे जहां पर ये सब चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई पोल्यूशन होगा, कहीं पे आवाजाही होगी, तो वन्य प्राणियों के बीच एक राजाजी नेशनल पार्क के अंदर के पास एक इस तरह के लैंड को लीज पे देना, तो ये अपने आप पे प्रश्न चिन्ह है। और बात रही मार्ग देने की, तो ऑलरेडी इसके मैप की जांच करनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा प्राविधान बना दिया गया कि एक वनांतरा के लिए और एक मंत्री के एक अय्याशी के अड्डे के लिए 3 नहीं 2 नहीं, मतलब आप ये देखिए कि लगातार हर कोने से उसको जगह दी जा रही है कि किसी भी कोने से आइए और यहां अय्याशी करिए। तो ये एक जांच का विषय है कि आप रोड दे रहे हैं, इतनी चौड़ी रोड दे रहे हैं, उसमें से कंस्ट्रक्शन भी करा रहे हैं और पीछे भी गांव से रोड आ रही है, तो आखिरकार इसको रोड एक्चुअली में अलॉट कौन सी थी, इस पर जांच होनी चाहिए। और साथ में जो है पार्किंग भी दे रहा है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। बिल्कुल, और हम ये देख रहे हैं कि पार्किंग है, झूले हैं, ये सारी अरेंजमेंट देना, क्यारियां बना करके देना और घास लगा, कारपेट ग्रास लगा करके देना, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि ये एक पूरा ताना बाना जो है, पूरी साठ गांठ जो है एकदम नजर आती है पूरी तरह। और ये साठगांठ सिर्फ भाजपा पे ही नहीं नजर आ रही है, क्योंकि 2007 के बाद जो है 12 में कांग्रेस की सरकार भी थी, हरीश रावत की सरकार थी, विजय बहुगुणा की सरकार थी। विजय बहुगुणा तो अब भाजपा में चले गए। उनसे भी सवाल है कि जब राजाजी राष्ट्रीय पार्क पर इस तरीके से अतिक्रमण हो रहा था तो आप लोग कहां सोए थे? कहीं ना कहीं उस वक्त अगर कार्रवाई होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। हम लोग आपको खबर के बारीकी पहलुओं पर भी इसलिए ले जा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किरण नेगी जैसा मामला जो है अंकिता भंडारी के साथ भी हो और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं साक्ष्यों के अभाव में इस तरीके से आरोपियों को बरी कर दे। और हम लोग उस प्रभाव को भी दिखाना चाहते हैं जो विनोद आर्य का प्रभाव सत्ता से रहा है, सत्ता के साथ रहा है, कि जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जैसी जमीन पर पार्किंग बना देता है, अतिक्रमण कर देता है। ये एक बहुत बड़ा हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जितना भी जो एक डेकोरेशन था और जो एक पूरी कंस्ट्रक्शन है, उसको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। लगातार क्षतिग्रस्त जो करने का एक वो था कि कैसे एविडेंसेस हटाए जाएं। 22 तारीख को जब पुलिस के पास इसका सारा कुछ इन्फॉर्मेशन चला गया, तो उनका ये कहना है कि 22 को हमने यहाँ से हमारी जो फॉरेंसिक टीम है, उन्होंने सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर लिया। हम ये कहते हैं कि अगर आपने एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बन जाती है कि आप जब एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग का आगे देखरेख करें, आगे उसका संरक्षण करें, ताकि ये कोई जो अपराधी है, जो आरोपी है, जो इसका मालिक है, कहीं वो इसमें जो सबूत हैं उसको कुछ नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी, जिन्होंने ये पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि पुलिस बार बार अपने सर से जो अपने पाले से गेंद हटा करके ये एक प्रशासनिक विभाग पे एक डाल रही है, एक डीएम और उस पर डाल रहे हैं गेंद कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी थी। अगर ये उनकी भी जिम्मेदारी थी तो एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था कि इमीडिएटली और मौके पर आकर के पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए जाते कि अब ये बिल्डिंग जो है वो आपके हैंडओवर में है, आपको इसका संरक्षण करना है। लेकिन बजाय इसके ये कितनी शर्म की बात है कि जिनके ऊपर हम भरोसा करके बैठे हैं, जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, वो स्वयं आकर के यहाँ पर मौके पे इस बिल्डिंग को ध्वस्त करते हैं और पुलिस यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और ध्वस्त करते समय वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जो रेणु बिष्ट हमारी यमकेश्वर की, हमारी जो पौड़ी की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, और वो बकायदा हम सभी ने ये देखा कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, पुष्कर सिंह धामी जी के। अगर वो ये कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी के आदेश थे, तो इसका मतलब कि इसे तोड़ने में कहीं ना कहीं पूरी एक जो लॉबी है
क्योंकि पुष्कर सिंह धामीदी भी भाजपा से और रेणु बिस्जी भी भाजपा से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा एक सर्कल है प्रेशर का कि दबाव बना करके इसे तोड़वा दिया गया। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक पुष्कर सिंह धामी जी ने जियो न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू दिया था जिसपे उन्होंने कहा था कि हमने उसको तुरंत तोड़वाया और ये हमने देखा। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने तुरंत तोड़वाया, रेणु बिस्जी जो पौड़ी के विधायक हैं यमकेश्वर की, वो खुद कह रही हैं कि उन्होंने हमको ऑर्डर दिए हैं, तो ये तो देखिए एक नागरिक होने के नाते मैं कल सुरक्षित हूं या नहीं हूं, और ये पूरा समाज, ये पूरा भारत, ये पूरा उत्तराखंड का नागरिक, हम सभी को एक प्रश्न पूछना ही बनता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो ये बताइए कि आपने जो ऑर्डर दिए आप दोबारा उस बात को क्यों नहीं सामने बोलने आए, आज तक मीडिया के पास आपने क्यों नहीं बोला कि हमने तोड़वाया। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें पूरे जनता को जानकारी नहीं है, उलझाया जा रहा है, एक आम जनता को बिल्कुल ऐसे समझा जा रहा है कि ये तो पंगु है, इसको जैसा मर्जी बोल दो। तो उनके बीच ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हैं, हमें कुछ जानकारियां हैं, हमें कुछ नियमों की जानकारियां हैं, हमें पता है कि क्या चल रहा है। अंकिता मामले में जितनी भी पेचीदगियां सामने आ रही हैं, सभी पेचीदगियों को खोलने के लिए हम निरंतर चर्चा भी करते रहेंगे, विचार विमर्श भी करते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किरण नेगी की तरह अंकिता का मामला भी जो है टाई टाई फिश हो जाए और आरोपी बरी हो जाए। इसलिए हम हर पहलू पर गंभीरता से विचार भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, जिससे किसी ना किसी पहलू पर आकर ये जांच खत्म होने की श्रेणी में ना आ जाए, उछलने की श्रेणी में आए, और जिससे अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा सिर्फ हाई कोर्ट में ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मिले। इसलिए हम हर पहलू को बारीकी से जांच करेंगे। और सबसे बारीक पहलू ये है कि जब 18 सितंबर को अंकिता मिसिंग थी और 22 सितंबर को केस जो है पुलिस को ट्रांसफर हो गया था, तो 22 सितंबर के बाद इस प्रॉपर्टी पे जहां वनंतरा है, जिस पर शक जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंकिता की यहां भी हत्या हो सकती है, तो इस प्रॉपर्टी पर कहीं ना कहीं संरक्षण पुलिस को करना चाहिए था या एसडीएम डीएम को करना चाहिए था या दोनों को करना चाहिए था, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं वो जवाब भी सामने आएगा।